हेलो एंड वेलकम टू सिंकोरी एजुकेशन। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसके अंदर हमने देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, किसी भी वस्तु को बनाना, किसी भी वस्तु का निर्माण करना। फिर उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देख लिया था। फिर हमने देखा था कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी, यानी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर हमारे उद्योगों का कितना योगदान है उसकी जीडीपी में, मतलब अर्थव्यवस्था को हमारे जो उद्योग को किस तरीके से और ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाते हैं। फिर उसके बाद हमने एक संस्था की बात की थी जिसका नाम था नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, यानी कि एनएमसीसी। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है ये हमने देख लिया था कि ये इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है इंडस्ट्री की, और हमारे कंट्रीब्यूशन को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने में मदद करती है हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर। यहां तक हमने देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, हमारी जो उद्योग है, इसकी लोकेशन को कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। यानी कि फैक्ट्री को चलाने के लिए क्या होता है, रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, कच्चे माल की आवश्यकता होती है, और इन्हें कहाँ से मिलता है, इसकी अवेलेबिलिटी इजीली हो पाती है नहीं हो पाती है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट लगती है जो ज़्यादा होती है कम होती है, जिसके बारे में हमने देख लिया था। और कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी लेबर होती है, मार्केट होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, पावर सप्लाई होती है। तो इस तरीके के फैक्टर्स होते हैं जो हमारी फैक्ट्री की लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। उसके बाद हमने देखा था दो छोटे छोटे टॉपिक को देखा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, यानी कि औद्योगिकीकरण और शहरीकरण। ये दोनों किस तरीके से साथ साथ चलते हैं, किस तरीके से एक दूसरे की मदद करते हैं। यानी कि जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो होती है वहां पे मार्केट बनने लगता है, वहां पे शहर भी बनने लगता है, शहरीकरण भी होने लगता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी, उसके साथ अर्बनाइजेशन भी होने लगता है। उसके बाद हमने देखा था एग्लोमरेशन इकोनॉमीज, यानी कि एक इंडस्ट्रियल एरिया होता है, इसके अंदर बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है, बहुत सारे उद्योग होते हैं जो स्थापित होते हैं, स्टैब्लिश होते हैं। और वो क्या होता है, वहां पे जो फैसिलिटी मिलती है, जो एक फैक्ट्री को मिल रही है वो बाकी सबको भी मिल रही है, जैसे कि मार्केट की अवेलेबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, ये सब मिल रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी फैक्ट्रीज का एक साथ आके काम करना, इसे एग्लोमरेशन इकोनॉमीज कहा गया है। तो हम पढ़ रहे थे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की लोकेशन के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के क्लासिफिकेशन को। उससे पहले हम इंडस्ट्री की आइडियल लोकेशन के बारे में देखेंगे और इंडस्ट्री और मार्केट के लिंकेज को समझने की कोशिश करेंगे। तो समझते हैं इंडस्ट्री की जो इंडस्ट्री होती है उसकी आइडियल लोकेशन क्या होती है। इसके लिए कुछ फैक्ट्स हैं। क्या क्या है, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट, यानी कि हमारी जो फैक्ट्री है उसके अंदर जो रॉ मटेरियल है उसको पहुंचाने में हमें कम से कम कॉस्ट में उसे लाते हैं ताकि हम उसे प्रोसेस करके प्रोडक्ट बनाएं। तो इसके लिए कॉस्ट जो होती है रॉ मटेरियल की हमारी साइट तक पहुंचाने में ये इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, यानी कि मान लो कि हम फैक्ट्री तक हमारा रॉ मटेरियल पहुंचाते हैं लेकिन वहां पर लेबर जो है उसकी जो वेटेज, मतलब उसका जो रेट है वो ज्यादा है, या फिर उस एरिया की जो बिजली और पानी की जो सप्लाई है वो ज्यादा महंगी है। तो क्या होता है कि ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, यानी कि हम जो माल बनाएंगे उसमें ज्यादा पैसा लग जाएगा। तो वो भी जो कंडीशन होगी, वो भी लोकेशन होगी, वो हमारे लिए आइडियल नहीं होगी, सूटेबल नहीं होगी। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि मान लो कि हम कोई भी प्रोडक्ट बना लेते हैं लेकिन मार्केट तक पहुंचाने के लिए उसमें से ज्यादा कॉस्ट लग जाती है, तो वो भी हमारे लिए सूटेबल कंडीशन नहीं होगी, आइडियल कंडीशन नहीं होगी। इस तरीके से हम डिसीजन लेते हैं किसी भी फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए कि उसे कहाँ लोकेट किया जाए, और बाकी सब फैक्टर्स होते हैं इनको ध्यान में रखते हुए हम अपनी फैक्ट्री को स्टार्ट करते हैं और एक आइडियल लोकेशन को चूज करते हैं। तो हमने ये फैक्टर देख लिए एक आइडियल लोकेशन के लिए किसी भी इंडस्ट्री की। अब किसी भी फैक्ट्री के अंदर क्या होता है कि प्रोडक्ट तो बन जाता है, फिर उसको क्या होता है मार्केट तक पहुंचाया जाता है और मार्केट में वो सेल भी हो जाता है, फिर पैसा आता है और उस पैसे से क्या होता है वो उस फैक्ट्री को चलाया जाता है। कैसे, उसके अंदर जो लेबर होती है उसको पैसा दिया जाता है, वापस रॉ मटेरियल ले जाता है, फैक्ट्री की मरम्मत की जाती है। तो इस तरीके से इंडस्ट्री और मार्केट का एक लिंकेज चलता है, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या है इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज, इसके अंदर कुछ इनपुट होते हैं। इनपुट में क्या क्या होता है, हमारा रॉ मटेरियल लाया जाता है, उसके अलावा क्या होता है कंपोनेंट जो होता है, यानी कि हमारी फैक्ट्री का जो बिल्डिंग होती है, कंस्ट्रक्शन जो किया जाता है वो होता है, कंस्ट्रक्शन किया जाता है, मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन होता है, बहुत सारी मशीनरी आती है, उसको सेट किया जाता है, उसमें बिजली की व्यवस्था की जाती है, पानी की व्यवस्था की जाती है। इस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है, इसके कंपोनेंट होते हैं। फिर क्या होता है लैंड होती है, लेबर होती है, कैपिटल लगता है, ये सब होता है। इसको क्या होता है एक जगह लाया जाता है, कहाँ लाया जाता है फैक्ट्री तक लाया जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट करके एक फैक्ट्री तक लाया जाएगा। और उस फैक्ट्री में क्या होगा, इन सब चीज़ों का यूज करके हमारे लेबर की सहायता से, हमारी मशीनों की सहायता से उस रॉ मटेरियल का, उस कच्चे माल से एक प्रोडक्ट बनाया जाएगा, उसका एक आउटपुट निकलेगा। यानी कि हमने जो इनपुट लगाया रॉ मटेरियल, हमारी लेबर, पैसा वगैरह जो इनपुट लगाया, इसका एक आउटपुट निकलेगा। आउटपुट क्या निकलेगा, हमारा प्रोडक्ट बनता है। अब हमारे पास फैक्ट्री के अंदर जो भी
प्रोडक्ट बन गया हमारे उद्योग के अंदर, हमने जो भी प्रोडक्ट बना लिया, क्या हम इसे यहीं से बेच देंगे? नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्राहक नहीं मिलेगा, कोई खरीदने वाला ही नहीं आएगा। तो क्या होगा, हम इसे ट्रांसपोर्ट करके मार्केट तक ले जाएंगे और मार्केट में क्या है, लोग इसे लेंगे और किसके बदले लेंगे? पैसों के बदले, और हमारे पास पैसा आएगा। तो इस तरीके से एक और ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, यानी कि ट्रांसपोर्ट करके इसको मार्केट तक पहुंचाया जाएगा। किसको? हमारे प्रोडक्ट को, जो हमने हमारी फैक्ट्री के अंदर बनाया, जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर बनाया उद्योगों से, उसको हम मार्केट तक ले जाएंगे। मार्केट के अंदर क्या होगा, लोग इसे खरीदेंगे पैसों में, मनी के अंदर, और फिर उस मनी से वापस हमारी फैक्ट्री रन करती है, वापस चलती है। और इस तरीके से हम ये एरो देख रहे हैं, यानी कि हम हमारी फैक्ट्री के अंदर जो पैसा लगाते हैं वो भी, मतलब फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए भी पैसा चाहिए होता है, यानी कि रॉ मटेरियल जो आएगा, लेबर जो देंगे, वो भी पैसों में आएगा। और क्या होता है कि हम लेबर, वापस रॉ मटेरियल खरीदने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है, और वापस एंड में भी हमारा पैसा आएगा। तो इस तरीके से ये इंडस्ट्री का और मार्केट का एक लिंकेज चलता रहता है। इसके अंदर इनपुट होता है, आउटपुट होता है, और मार्केट और मनी इस तरीके से वर्क करता है, ये हमने देख लिया है। तो आप आई होप समझ गए होंगे कि इंडस्ट्री और मार्केट का लिंकेज किस तरीके से वर्क करता है। तो हमने आइडियल लोकेशन के बारे में देख लिया फैक्ट्री की, और इंडस्ट्री और मार्केट के लिंकेज को देख लिया। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो बहुत सारी होती है और बहुत सारे प्रोडक्ट का निर्माण करती है, बहुत सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड करती है। क्या क्या? जैसे कि मेडिसिन जो बनाई जाती है, कहाँ बनती है? वो भी किसी फैक्ट्री में बनती है, किसी इंडस्ट्री में बनती है। उसके अलावा हथियार जो बनते हैं वो भी कहाँ बनेंगे? किसी इंडस्ट्री में बनेंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर होगा, एरोप्लेन हो गया, आल्पिन हो गया, यानी कि आल्पिन से लेके एरोप्लेन तक छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज जो बनाई जाती है वो कहाँ बनाई जाती है? हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर, हमारी फैक्ट्रीज के अंदर, हमारे बड़े बड़े उद्योग कारखानों के अंदर बनाई जाती है। तो इसे और ज्यादा समझने के लिए हम कुछ बेसिस पे इसको क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, इसका वर्गीकरण कर लेते हैं। पहला है जैसे ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि हमारी जो फैक्ट्रीज है, हमारी जो इंडस्ट्री है, उसके अंदर जो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है, यानी कि फैक्ट्री के अंदर कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो उसके बेसिस पे कि वो हमें कच्चा माल कहाँ से मिल रहा है, उसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और दूसरा है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, इसका नाम से ही समझने में आ रहा है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, यानी कि जो कृषि से रिलेटेड है, कृषि पे निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है? उसके अंदर जो कच्चा माल यूज होगा वो कृषि क्षेत्र से आएगा। जैसे कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती है? जैसे कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, यानी कि टेक्सटाइल का मतलब होता है जो कपड़े जो बनते हैं उससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। जैसे कपड़े कहीं कहीं होते हैं, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के होते हैं, सूती वस्त्र उद्योग जो होते हैं, वूलन टेक्सटाइल यानी कि जो गर्मी के होते हैं, जो हमारे सर्दियों में पहने जाने वाले कपड़े होते हैं, ऊनी कपड़े होते हैं, वो भी वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। जूट एक प्रोडक्ट होता है जो अनाज की मंडियों के अंदर जो बोरियां यूज की जाती है, जो कारपेट बनाए जाते हैं, वो जूट प्रोडक्ट होता है। ये भी एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है, यानी कि ये भी हमें कृषि से मिलता है। तो इस तरीके से हमारा जो एग्रीकल्चर, हमारा जो कच्चा माल है वो हमें कहाँ से मिल रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर से, कृषि क्षेत्र से हमें हमारा कच्चा माल मिल रहा है, वो होती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। उसके अलावा कुछ और इंडस्ट्रीज होती है जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है। जैसे कि हमारी रबर इंडस्ट्री होती है, शुगर इंडस्ट्री होती है, टी इंडस्ट्री, कॉफी इंडस्ट्री, यानी कि जो रबड़ होता है, यानी कि टायर जो होते हैं, टायर कौन के होते हैं? रबड़ के बने होते हैं। और रबड़ कहाँ से आता है? पेड़ों से आता है। एक लेटेस्ट दूध होता है जो निकाला जाता है कपड़ों से, पेड़ों से। जी कहाँ से होता है? ये होता है साउथ जो स्टेट्स है, जैसे कि केरला और कर्नाटका, इसके अंदर ज्यादा होता है रबड़। उसके अलावा शुगर इंडस्ट्री, यानी कि शुगर केन जो गन्ना होता है, इससे क्या बनाई जाती है? चीनी बनाई जाती है। और टी जो चाय होती है, कॉफी होती है, एडिबल ऑयल यानी कि खाने का जो तेल होता है, खाने का तेल कौन सा होता है? मूंगफली का तेल हो सकता है, सरसों हो सकता है। तो ये भी एक इसका जो कच्चा माल होता है, ये कहाँ से मिल रहा है? हमें कृषि क्षेत्र से मिल रहा है। तो ये सब इंडस्ट्रीज क्या होती है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है, कृषि से रिलेटेड होती है। दूसरी है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब नाम से समझने में आ रहा है कि जो माइनिंग से जो मिल रहा है, यानी कि जिस इंडस्ट्रीज के अंदर हमारा जो कच्चा माल है, जो हमारा रॉ मटेरियल है, वो हमें माइनिंग से मिल रहा है, मिनरल से मिल रहा है, खनिजों से मिल रहा है, वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है। जैसे कि आयरन, स्टील इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज, मशीन एंड टूल्स, यानी कि मशीन और टूल्स कहीं के बनते हैं, यानी कि कुछ एलिमेंट्स के, कुछ तत्वों के बनते हैं, जिसके अंदर आयरन लगा हो सकता है, एल्यूमिनियम लगा सकता होता है, कोबर लगा हो सकता है। तो ये भी मशीन और टूल्स भी क्या होती है? एक माइनिंग मिनरल इंडस्ट्री होती है। उसके अलावा पेट्रोकेमिकल्स, यानी कि जो पेट्रोकेमिकल्स जो होते हैं, जो खनन होता है,
यानी कि हमारा जो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, कोयला होता है, कोक होता है, डामर होता है, ये कहाँ से होता है? यानी कि जमीन से जो चीज़ें निकाली जाती है, खोद कर जो निकाली जाती है, खनन करके जो चीज़ निकाली जाती है, वो होती है माइनिंग एक्टिविटीज से मिलती है, वो होती है मिनरल होते हैं। यानी कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो कहलाती है जिसके अंदर हमारा कच्चा माल जो होता है हमें माइनिंग एक्टिविटीज से मिलता है, वही मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। तो इस तरीके से हमने देख लिया किस पे, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के बेसिस पे हमारी इंडस्ट्रीज को हमने क्लासीफाई किया है, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है। ये जो टॉपिक है सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल पे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, इसको हम आगे डिटेल से भी पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पढ़ेंगे और शुगर इंडस्ट्री को पढ़ेंगे, और मिनरल इंडस्ट्री के अंदर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को डिटेल से हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो हमारा पहला क्लासिफिकेशन हमने कर लिया है सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के, देख लिया आपने, एग्रो बेस और मिनरल बेस हमने इस तरीके से देख लिया। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन को, किसके? अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। यानी कि हमारी जो फैक्ट्री है, हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारा जो उद्योग है, उसका मेन रोल क्या है, उसका मुद्दा क्या है, उसका प्रमुख काम क्या है, इसके बेसिस पे। पहली है बेसिक और की इंडस्ट्रीज। अब बेसिक और की इंडस्ट्रीज क्या होती है? वो इंडस्ट्री जो दूसरी इंडस्ट्री को बेस प्रोवाइड कराती है, आधार प्रोवाइड कराती है, वो बेसिक इंडस्ट्री कहलाती है। यानी कि वो क्या करती है, उसका जो अपना जो प्रोडक्ट होती है उसको दूसरी इंडस्ट्री को देती है एज अ रॉ मटेरियल। यानी कि दूसरी इंडस्ट्री उसको कच्चे माल की तरह, उसके उत्पाद को कच्चे माल की तरह यूज करती है, रॉ मटेरियल की तरह यूज करती है। यानी कि पहली इंडस्ट्री जो होती है दूसरी इंडस्ट्री के लिए आधार का काम करती है, वो होती है बेसिक इंडस्ट्री की इंडस्ट्रीज। जैसे कि हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, कॉपर स्मेल्टिंग है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग है। एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, जैसे कि एक इंडस्ट्री है, अब ए इंडस्ट्री के अंदर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, कोई रॉ मटेरियल बन रहा है, जैसे कि इसका प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे स्टील इसका प्रोडक्ट है। एक दूसरी इंडस्ट्री है बी इंडस्ट्री, ये क्या बनाती है, स्टील के बर्तन बना रही है, स्टील की कोई मशीन बना रही है, कोई टूल्स बना रही है। तो क्या होता है कि अभी इस इंडस्ट्री को जो स्टील चाहिए वो कहां से आएगा, वो ए इंडस्ट्री से आएगा। इस तरीके से जो ए इंडस्ट्री है वो बी इंडस्ट्री के लिए क्या कर रही है, एक बेस का काम कर रही है, एक आधार का काम कर रही है। जो ए इंडस्ट्री होगी ये क्या कहलाएगी, ये बेसिक इंडस्ट्री और की इंडस्ट्री कहलाएगी। किसके लिए, बी इंडस्ट्री के लिए। तो आपने समझ गए होंगे ये बेसिक और की इंडस्ट्री क्या होती है, जो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए अपने रॉ मटेरियल को इस तरीके से देती है और अपना वो आधार का काम करती है दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए। तो आप समझ गए बेसिक और की इंडस्ट्रीज को। इसके अंदर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज है, कॉपर स्मेल्टिंग और एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। यानी कि एल्यूमिनियम के जो बर्तन बनते हैं या एल्यूमिनियम के जो वायर बनते हैं, स्टील के जो बर्तन बनते हैं, जो कॉपर के जो वायर बनते हैं, ये सब क्या में आएंगे, बेसिक और की इंडस्ट्रीज के अंदर आएंगे। नेक्स्ट है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। अब कंज्यूमर इंडस्ट्रीज क्या होती है, वो इंडस्ट्रीज होती है जो अपना जो प्रोडक्ट बनाती है उसे हम डायरेक्ट यूज करते हैं। यानी कि उस प्रोडक्ट का दूसरी इंडस्ट्री में कोई ऐसा रोल नहीं है कि वो इंडस्ट्री उसके बगैर चल ही नहीं सकती। यानी कि एल्यूमिनियम जो इंडस्ट्री थी, यानी कि जो इंडस्ट्री एल्यूमिनियम का तार बनाती है, एल्यूमिनियम के वायर बनाती है, अब वो क्या है, वो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री पे डिपेंड करेगी, उस पर ही निर्भर करेगी, वरना वो चलेगी ही नहीं। लेकिन कंज्यूमर इंडस्ट्रीज के अंदर ऐसा नहीं होता कि मान लो ये प्रोडक्ट बना रही है, क्या बना रही है, टूथपेस्ट, और टूथपेस्ट को हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, कंज्यूमर उसको डायरेक्ट यूज कर लेता है। इसका ऐसा यूज नहीं है कि दूसरी इंडस्ट्री इसके बगैर चलेगी ही नहीं। तो वो जो इंडस्ट्री होती है वो कंज्यूमर इंडस्ट्री होती है। इसके अंदर देखते हैं प्रोड्यूस ऑफ गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर, यानी कि उसे उसका जो प्रोडक्ट जो बन रहा है उसके अंदर जो भी प्रोड्यूस गुड्स, उसके अंदर जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम डायरेक्ट यूज करते हैं, उसे कंज्यूमर डायरेक्ट यूज करता है। जैसे कि हमारा टूथपेस्ट होता है, हमारा पेपर होता है, स्विंग मशीन जो होती है, फैंस होते हैं, इसका डायरेक्ट हम यूज करते हैं। इसका दूसरी इंडस्ट्री में ऐसा कोई रोल नहीं होता कि वो इंडस्ट्री इसके बगैर चलेगी ही नहीं। अगर वो चलेगी ही नहीं तो वो इंडस्ट्री होती है बेसिक इंडस्ट्रीज की इंडस्ट्रीज वो होती है, लेकिन कंज्यूमर इंडस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं होता। तो इस तरीके से हमने अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल के अकॉर्डिंग भी हमने हमारी इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कर लिया है। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन को, नेक्स्ट वर्गीकरण को, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यानी कि हम जो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना पैसा लगा रहे हैं, उसके बेसिस पे हम अब देखने वाले हैं हमारे क्लासिफिकेशन को इंडस्ट्रीज के। जो हमारे उद्योग है वो किसने है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है, वो होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट जो किया होता है वो उसकी जो टोटल वैल्यू होती है वो 1 करोड़ से कम की होती है। यानी कि उसके अंदर जो पैसा लगाया गया है वो उसकी जो रेट है वो 1 करोड़ से कम है। साथ ही क्या है, उस यूनिट, वो जो इंडस्ट्री है, वो जो उद्योग है, उसकी 1 या 2 ही यूनिट है।
उसके अलावा उसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय है, वो उनकी संख्या भी कम होती है। और उसके अंदर जो प्रोडक्ट बनाया जाता है, जो माल बनाया जाता है, जो उत्पाद बनाया जाता है, वो भी छोटे होते हैं। जैसे कि टॉय इंडस्ट्रीज होती है, इसके अंदर जो खिलौने बनाए जाते हैं, ये छोटे प्रोडक्ट बनाते हैं, ये होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर आती है। इफ द इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 1 करोड़, यानी कि उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से कम है ऑन एनी इंडस्ट्री, देन इट इज नॉन एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यानी कि उसके अंदर जो पैसा लगाया गया है वो 1 करोड़ से कम है, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है। दूसरी है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है? वो इंडस्ट्रीज होती है जिसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट जो किया होता है, जो पैसा जो लगाया गया होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 करोड़ से ज्यादा होती है। और उसके अंदर जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय होते हैं, उसके अंदर जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से ज्यादा होते हैं। उसके अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो भी बड़े प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज जो होती है वो इसके अंदर आती है। ऑटोमोबाइल सेक्टर जो आता है, सीमेंट इंडस्ट्रीज आती है, शिप बिल्डिंग यानी कि जो जहाज बनाए जाते हैं वो भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं। और इन इंडस्ट्री की यूनिट जो होती है वो ज़्यादा होती है, 1 से ज़्यादा हो सकती है, 2 से ज़्यादा हो सकती है, या किसी और स्टेट में भी हो सकती है। यानी कि कोई इंडस्ट्री है, यानी कि एक इंडस्ट्री, इसकी फैक्ट्री गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, महाराष्ट्र में भी है, यानी कि कई स्टेट में, या फिर मल्टीपल कंट्रीज में भी हो सकती है। जैसे एमएनसीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती है, यानी कि चाइना के अंदर भी उसकी इंडस्ट्री है, इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज जो होती है वो होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। यानी कि इफ द इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 1 करोड़, यानी कि उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट, जो पैसा किया गया है, उसके अंदर जो पैसा लगाया गया है, इन्वेस्ट किया गया है, वो 1 करोड़ से ज्यादा है, ऐसी इंडस्ट्री को देन इट इज नॉन एज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, यानी कि उस इंडस्ट्री को, उस उद्योग को लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है दिस लिमिट हैज चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 1 करोड़ रुपए की जो लिमिट है ये समय के साथ चेंज होती रहती है। यानी कि ये जो डाटा था एनसीईआरटी का, ये 1 करोड़ था जब ये 1 करोड़ था पहले, लेकिन अब क्या ये हो सकता है 2 करोड़ या 5 करोड़, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मोटी मोटी बात ये है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो होती है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कम होता है, और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है उसके अंदर ज्यादा होती है। क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंसेस बताइए, तो डिफरेंस के अंदर लिख सकते हैं कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो होगा वो ज्यादा होगा, इसके अंदर कम होगा। इसके अंदर जो यूनिट होगी, प्रोडक्शन यूनिट, वो कम होगी, इसके अंदर ज्यादा होगी। इसके अंदर एक ही जगह हो सकती है, इसके अंदर मल्टीनेशनल कंट्रीज के अंदर हो सकती है। मल्टीनेशनल मतलब दूसरे बहुत सारे, एक से ज्यादा स्टेट्स के अंदर भी हो सकती है। और इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो छोटे होते हैं, जैसे खिलौने वगैरह बन सकते हैं। और जो दूसरी इंडस्ट्री होती है लार्ज स्केल, इसके अंदर क्या होता है, बड़े प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज, ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इसके अंदर आती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे भी हमने देख लिया, हमारी इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर लिया। इसके अंदर हम देख लिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है। अब नेक्स्ट बेसिस पे हम हमारी इंडस्ट्री को और क्लासिफाई करने वाले हैं। इसके अंदर हम देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप, यानी कि मालिक के बेस पे, यानी कि उसके स्वामित्व के बेस पे, यानी कि उसे कौन ओन करता है, इसके बेसिस पे भी हम हमारी इंडस्ट्रीज को क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करने वाले हैं। पहला है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज और कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में देखने वाले हैं। अब इसके अंदर हम देखेंगे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है जो पब्लिक की होती है, यानी कि गवर्नमेंट की होती है, यानी कि जिसके मालिक हम होते हैं या हमारी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट की कुछ एजेंसीज होती है। उसके जो रूल सेट किए जाते हैं वो कौन करता है, उसके अंदर जो कायदे कानून बनाए जाते हैं वो कौन बनाती है, गवर्नमेंट बनाएगी या गवर्नमेंट के कानून बनाएगी या गवर्नमेंट की कुछ एजेंसीज बनाएगी। यानी कि उसके अंदर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, उसको कहाँ सेल किया जाएगा, उसके अंदर कौन से लोग काम करेंगे, उसके अंदर जो लेबर होगी, उसके अंदर जो वर्कर होगी, उसके अंदर मैनेजर, इंजीनियर आएंगे। वो जो इंडस्ट्रीज होती है वो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कहलाती है। जैसे कि भेल होती है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल इंडस्ट्रीज जो होती है, ये इंडस्ट्रीज क्या होती है, ऑन एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, यदि गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट की एजेंसीज के द्वारा इनको ऑन किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। ये होती है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज या गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज। दूसरी है, नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। अब प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती है, अब प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज वो होगी जिसका एक मालिक होगा, उसका एक प्राइवेट मालिक होगा, जैसे एक इंडिविजुअल होगा या इंडिविजुअल ग्रुप होगा, यानी कि या तो एक आदमी हो सकता है या कुछ लोगों का एक समूह हो सकता है, वो उसके मालिक होते हैं। जैसे कि कौन सी इंडस्ट्री होती है, जैसे टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपनी लिमिटेड जो है, टिस्को जो होती है, ये एक प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज है। इसके अलावा बजाज ऑटो लिमिटेड और डाबर इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज क्या होती है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है, जो क्या होती है, ऑन एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि इसका जो मालिक होता है
स्वामित्व रखता है, वो एक आदमी रखता है या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है, यानी कि बहुत सारे लोगों का एक समूह होता है, वो इसे मिलकर चलाते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है। तो हमने देख लिया ऑन द बेसिस ओनरशिप के पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। वो क्या होगी, जब पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज मिलके काम करेंगे, मिलके किसी इंडस्ट्री को चलाएंगे, मिलके किसी बड़े उद्योग को चलाएंगे, वो होती है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। कौन सी है, जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड इज जॉइंटली ओन एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, यानी कि जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है OIL, इसको कौन मिलके चला रहा है, उसको मिलके चला रहे हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलके चला रहे हैं। इंडस्ट्रीज विच आर जॉइंटली रन बाय स्टेट और इंडिविजुअल और एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि इसे सरकार यानी कि कोई स्टेट यानी कि कोई राज्य या कोई राज्य के साथ में कोई इंडस्ट्रीज होता है, कोई मालिक होता है, कोई उद्योगपति होता है, ये मिलके चलाते हैं, वो होती है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। ये मान लो कोई एक जैसे अडानी ग्रुप है, वो किसी स्टेट के साथ बिजली बनाता है या कोई प्रोडक्ट बनाता है, कोई कंपनी चलाता है, तो वो होती है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। एग्जांपल के तौर पर ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है, ये क्या है, एक पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज यानी कि जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज है। इसे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज दोनों जॉइंटली रन करते हैं, तो ये होती है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो समझ लिया आपने जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज को भी, तो हमने पढ़ लिया प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट जो ओनरशिप के बेसिस पे है वो है कोऑपरेटिव सेक्टर। अब कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर वो होते हैं जिसके अंदर जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो सप्लायर होते हैं, जो वर्कर होते हैं, वही उसके मालिक भी होते हैं, वही उसको मिलकर चलाते हैं, वही उसके अंदर रूल सेट करते हैं, वो होती है कोऑपरेटिव सेक्टर। जैसे कि जिसके महाराष्ट्र के अंदर जो चीनी उद्योग है, चीनी की जो मिल है, इसके अंदर कौन काम करते हैं, मतलब उसके अंदर जो गन्ना लेके आएंगे ना, जो गन्ना किसान होंगे वो इसके मालिक भी होंगे। कैसे होंगे, वो अपना अपना, बहुत सारे किसान होंगे, वो अपना अपना गन्ना लेके जाएंगे और जिस रेशियो के अंदर वो अपना गन्ना लेके गए, उस रेशियो में उस रेशियो के अंदर वो अपना प्रॉफिट और लॉस को बांट लेते हैं। तो इस तरीके से वो जो वर्कर होंगे, वो जो सप्लायर होंगे गन्ने के, वही उसके मालिक भी होते हैं उस इंडस्ट्री के। ये होती है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। देखते हैं इंडस्ट्रीज एंड ओन एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा है, जो कच्चा माल प्रोवाइड करा रहे हैं, वही उसके मालिक भी है, वर्कर भी है और दोनों ही है, मतलब वो उसके मालिक भी है और उसके अंदर काम करने वाले भी है, सप्लायर भी है, वो होती है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। इसके अंदर क्या होता है, दे पूल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट और लॉस, यानी कि वो अपना जो रिसोर्सेज है, अपना जो रॉ मटेरियल, अपना जो कच्चा माल है, अपना जो इन्वेस्टमेंट है, वो किसी रेशियो में लगाते हैं और उसी रेशियो के अंदर अपना प्रॉफिट और लॉस को, शेयर को ले लेते हैं, रख लेते हैं। वो होती है जैसे कि शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर जो शुगर इंडस्ट्री है वो होती है, वो कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर आती है। इसके अलावा केरला के अंदर कोयर इंडस्ट्री है। कोयर इंडस्ट्री, कोयर एक प्रोडक्ट होता है जो कि नारियल होता है, नारियल की जो छिलका होता है ब्राउन कलर का, उससे जो रस्सियां बनाई जाती है, जैसे कि रस्सियां बनाई जाती है, कारपेट बनाए जाते हैं, जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, वो होती है कोयर इंडस्ट्री। तो केरला के अंदर जो कोयर इंडस्ट्री है, ये भी कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर ही आती है। तो आप समझ गए होंगे कि उसके अंदर जो काम करने वाले लोग होंगे, उसके अंदर जो सप्लायर होंगे, वही उसके मालिक भी होंगे, वही उसको ओन करते हैं, वही उसको ऑपरेट करते हैं, वो होती है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि ओनरशिप के बेसिस पे भी हमने हमारी इंडस्ट्रीज को क्लासिफिकेशन कर लिया, वर्गीकरण कर लिया। अब नेक्स्ट जो आपका क्लासिफिकेशन है वह है ऑन द बेसिस ऑफ बल्की वेट, यानी कि बल्क एंड वेट ऑफ द रॉ मटेरियल, यानी कि हमारा जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है उसका वेट के अनुसार, उसके भार के अनुसार, और हमारा जो फिनिश गुड उत्पाद जो बना है उसके वेट के अनुसार हम हमारी इंडस्ट्री को क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। पहला है हैवी इंडस्ट्रीज। अब हैवी इंडस्ट्रीज क्या होती है, नाम से ही पता पड़ रहा है, जो कि उसके अंदर हैवी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, यानी कि उसके अंदर जो रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है वो भी हैवी है, और उसके अंदर जो फिनिश गुड तैयार हो रहा है, जो अंतिम उत्पाद जो बन रहा है वो भी हैवी है, वो भी भारी है, वो भी बल्कि है, वो होती है हैवी इंडस्ट्रीज। जैसे कौन सी होती है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो होती है, इसके अंदर जो कच्चा माल लगाया जा रहा है उसका भी वेट क्या है, ज्यादा है, और उसके अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी ज्यादा है। जैसे शिप बिल्डिंग होती है, जैसे जहाज बनाया जा रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर जो होता है, जो बड़े बड़े ट्रक बनाए जाते हैं, रेलगाड़ी बनाई जा रही है, तो ये क्या होती है, हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर आती है। और दूसरी कौन सी होगी, जो लाइट इंडस्ट्रीज होगी। अब नाम से ही पता पड़ गया कि लाइट इंडस्ट्रीज क्या होगी, जो वजन में हल्की होगी। अब हल्की क्या होगी, जो रॉ मटेरियल जो यूज किया जाएगा, जो कच्चा माल जो लगाया जाएगा वो होगा हल्का। उसके अलावा उसके अंदर जो प्रोडक्ट जो बनेगा, जो अंतिम उत्पाद जो बनेगा, फिनिश गुड जो तैयार होगा वो भी हल्का होगा, उसका भी वेट होगा वो लाइट वेट होगा। दैट यूज लाइट रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस लाइट गुड सच एज
यानी कि उसके अंदर जो लाइट रॉ मटेरियल यूज किया जाएगा और प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी लाइट ही होगा। जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज जो आती है, यानी कि हमारे जो बिजली के स्विच बनाए जाते हैं, छोटे छोटे लाइट्स होती है, बल्ब होते हैं, एलईडी होती है, ये किस में आती है? ये लाइट इंडस्ट्रीज में आती है। तो इस तरीके से हमने बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड, यानी कि हमने हमारे जो बाहर हमारा जो रॉ मटेरियल और हमारा जो फिनिश्ड गुड है उसके वेट के अनुसार भी हमने हमारी इंडस्ट्री को क्लासिफिकेशन कर लिया है। तो इस तरीके से हमने इंडस्ट्रीज के क्लासिफिकेशन में देखा, पहला कौन सा था? हमने ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, हमने जो रॉ मटेरियल जो यूज किया जा रहा है उसके बेसिस पे देख लिया, उसके बाद ओनरशिप के बेसिस पे देख लिया, उसके बाद हमने देख लिया हमारा वेट के अनुसार देख लिया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आस्पेक्ट पे देख लिया, और हमारा जो मेन रोल क्या है किसी इंडस्ट्री का उसके बेसिस पे हमने हमारी इंडस्ट्रीज को क्लासिफिकेशन कर लिया, वर्गीकरण कर लिया। तो इस लेक्चर में हमने इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज को समझा और आइडियल लोकेशन को देखा इंडस्ट्री की, उसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन भी देख लिया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, जो हमारा पहला जो बेसिस था कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के बेसिस पे हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को जो क्लासिफिकेशन किया था उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी तरह के वीडियोस को पढ़ने के लिए, देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सेंकर एजुकेशन, वी वर्क फॉर शिक्षा। थैंक यू सो मच।